नमस्कार। आज हमें अनादि सेवा प्रकल्प में, जहाँ बहुत सारे चैरिटी के काम चलते हैं, जैसे ओल्ड एज होम, यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष हैं जिनका बहुत ही सम्मान के साथ जो जी रहे हैं, उन्हें एक सम्मान पूर्वक लाइफ मिल रही है। यहाँ पर गायों का यहाँ पर ऑर्गेनिक चारा खिलाया जाता है, उन्हें ऑर्गेनिक उनसे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। हमारे साथ हैं अनादि सेवा प्रकल्प के सर्वे सर्वा श्री प्रणव शुक्ला जी, जो फैशन डिजाइनिंग से जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और करीब 1.5 करोड़ का पैकेज को छोड़कर वो प्रकृति की सेवा में, बुजुर्गों की सेवा में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले उनके बारे में। क्या ऐसी घटना घटी कि आप वो सब ग्लैमरस लाइफ छोड़ के आप बुजुर्गों की सेवा में आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को तहे दिल से शुक्रगुजार कर हूँ कि आप लोग यहाँ आए और मुझ जैसे नाचीज को आप लोग सुन रहे हैं। नंबर दूसरा, कोई भी कारण के बगैर कुछ होता नहीं है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई किंतु परंतु है। जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे एक ओखला में एक सज्जन मिला करते थे, श्याम लाल जी उनका नाम था। वो उन दिनों 92 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ, वो 80s में रहे होंगे। और वो ओखला स्टेशन पे भीख मांगा करते थे। कभी हम उनको ब्रेड पकौड़ा खिला दिए, कभी समोसा खिला दिए, ऐसे करके ही ज़िंदगी चलती थी। वो पहले व्यक्ति थे जिनकी मौत मेरे हाथों में हुई और उनका अंतिम संस्कार मैंने किया। बता दूं, अभी तक 231 लोग ऐसे हैं जिनको अग्नि में दे चुका हूं, यहाँ से जो गए हैं। फिर मुझे लगा कि कुछ भी हो जाए, एक दिन तो मैंने भी बूढ़ा होना है। और यही दिमाग में चलता रहता था कि जब भी कुछ कर सकूंगा या करने लायक होऊंगा तो बुजुर्गों के लिए ज़रूर करूंगा। फाइनली हमने एक छोटा सा एक घर लिया, उसमें 3 बंदों से हमने शुरू किया और करते करते आज हमें 14 अगस्त को हम 27 साल पूरे कर जाएंगे इस आश्रम को। पाली इस आश्रम में हमें करीब 20 साल से 23 साल से ऊपर हो गए इस बिल्डिंग में हमें रहते हुए। तो चला आ रहा है। सर्वे सर्वा मैं नहीं हूँ, सर्वे सर्वा राधा रानी जी हैं। उनके हुक्म के बगैर यहाँ पत्ता नहीं हिलता है और जैसी उनका आदेश होता है हम बस उसी सेवा में लगे रहते हैं। ये ठीक है, जिस तरह से आपने बताया कि आपने एक ऐसी इंसिडेंट हुई आपके साथ। अभी आपके यहाँ पे अनादि सेवा प्रकल्प में कितने बुजुर्ग, कितने सीनियर सिटीजन्स रहते हैं और वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। अभी फिलहाल हमारे आश्रम में 41 लोग हैं, 24 जेंट्स हैं, 17 लेडीज़ हैं। और ये समझिए कि पूरे देश से ही हैं। महाराष्ट्र से हैं, एमपी से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, उड़ीसा से हैं, पंजाब से हैं। तो पूरा देसी इसमें है हमारे आश्रम में इस समय। तो किस तरह के लोग यहाँ पे आते हैं? जिनके बच्चे नहीं है वो आते हैं, या जिनके बच्चे विदेश में है वो आते हैं, या कुछ और फैमिली इश्यूज की वजह से लोग आपके ओल्ड एज होम में छोड़ जाते हैं? क्या कारण आप मानते हैं यहाँ आने का? देखिए, हमारे आश्रम में 3 तरह से लोग आते हैं। पहला, कुछ को पुलिस छोड़ जाती है। दूसरा, कुछ को हंसते खेलते बच्चे छोड़ जा रहे हैं, आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है। और तीसरा, रात को हम गाड़ी लेके घूमते हैं, तो हमें कोई जरूरतमंद दिखता है तो हम उनको ले आते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा कि मार्केट में 99% लोग जो दिख रहे हैं वो आश्रम के लायक नहीं है। उनको आश्रम से, आश्रम में रहने से कोई मतलब नहीं है। उनको केवल दिन भर में वो इतना रुपया हो जाना चाहिए कि शाम को उनके पीने खाने का जुगाड़ हो जाए। उसके लिए वो एन नंबर ऑफ तरीके अपनाते हैं उस भीख को पाने के लिए। तो उसको लाते वक्त भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कौन ले जाने लायक है, कौन नहीं लाने लायक है। तो आप अभी 41 लोगों का जिस तरह से यहाँ भरण पोषण हो रहा है, उन्हें एक सम्मानजनक लाइफ मिल रही है यहाँ पर, किस तरह से इनके लिए आप ये सब सेवाएं जुटाते हैं? संसाधन कैसे आप एकत्रित करते हैं? देखिए, 2017 तक जब तक मैं नौकरी कर रहा था, मैं अपनी सैलरी से इसको मैनेज करता था। 2009 में मैंने 2 गायें खरीदी थी कि इन लोगों को अच्छा दूध मिल सके। क्योंकि आज जो आप लोग देख रहे हैं ना, आप यहाँ से चले जाइए 20 साल पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैं 21 से दूध लेके आता था, तब यहाँ चाय बनती थी। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने 2 गाय खरीदी कि भैया आप लोग को दूध यहाँ मिल जाएगा, चाय बनाइए, दूध पीजिए। समस्या ये हुई कि 2 गाय हमें करीब 20-22 लीटर दूध देती थी दिन का। अब 4-5 दिन तो इन लोगों ने खूब भरपूर दूध पिया। उसके बाद सबने हाथ खड़ा कर दिया कि भैया हमारा पेट खराब हो रहा है, हमारा ये हो रहा है, आप हमको 4-5 लीटर दूध दे दीजिए, हम चाय बना लेंगे, हमसे दूध नहीं पिया जाएगा। अब मेरी समस्या यह थी कि हम जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे हम गाय ले आए। अब रोज का दूध का हम क्या करें? आप विश्वास मानिए, हमने ग्लास में, कटोरी में भी दूध रखा क्योंकि हमारे पास बर्तन नहीं होते थे। हमारे कुछ मित्रगण थे जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, तो हमने उनको अप्रोच किया कि भाई दूध अच्छा है ले लो, क्योंकि गाय हम कहाँ बेचने जाएंगे।
7-8 दिन में सारा दूध लग गया और फिर डिमांड आने लगी, प्रणव दूध अच्छा है और लोग मांग रहे हैं। फिर हम 2 गाय और ले आए, 2 गाय और ले आए, करते करते आज आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे पास 211 गौ माताएं हैं। हम मिल्क प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव। उससे इनकम जनरेट करते हैं और उससे इस आश्रम को हम चलाते हैं। यानी कि आप पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आप किसी से अभी कुछ नहीं ले रहे हैं या कोई किसी तरह की डोनेशन कुछ? मित्रगण हैं जो जैसे कुछ मित्रगण हैं जो हमारे कई बच्चे के बर्थडे है या एनिवर्सरीज है, माता पिता की पुण्यतिथि है, कुछ भी उसमें आते हैं, कोई 1500 दे गया वो अलग बात है। कुछ मित्र हैं जो हमें राशन जरूर दे देते हैं कि आटा ले लो जी, चावल ले लो जी। कैश वाइज तो कंपोनेंट बहुत कम है, मतलब ना के बराबर ही आप समझिए जी। तो अभी जो 47 लोगों के बारे में आपने बताया, क्या कहना चाहेंगे लोगों को, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे कि बुजुर्गों के लिए आप बताएं, जो फैमिलीज में जो डोमेस्टिक वायलेंस का भी लोग फेस करते हैं, बुजुर्ग लोगों को भी हमने कई बार देखा है सोशल मीडिया पे लोग मारते पीटते हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे ऐसे बच्चों को या किसी को भी कि अपने पेरेंट्स के लिए आज कितनी ज़रूरत है, बच्चों को या पेरेंट्स को जो यहाँ रहते हैं वो किस तरह का महसूस करते हैं अपनी फैमिली के बारे में? देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि बच्चे ही नालायक हैं, नहीं। मेरा ये मानना है कि जब तक आप ड्राइविंग सीट पे हैं, आप गाड़ी चला के यहाँ तक आए सर, जब तक आप ड्राइविंग सीट पे हैं तब तक पूरा कमांड रखिए। लेकिन जिस दिन आपने ड्राइविंग सीट अपने बेटे को दे दिया, उस दिन फिर उस बच्चे को तंग मत कीजिए कि ब्रेक लगाओ, क्लच लगाओ, राइट लो, लेफ्ट लो। मेजर जो प्रॉब्लम मुझे देखने को मिलती है यहाँ पे, जो मेरा अनुभव कहता है, वो इन छोटी छोटी चिक चिक की वजह से ही बच्चे अवॉइड करते हैं उनको साथ रखना, और सारा इल्जाम बहुओं पे चला जाता है। क्योंकि बहुएं जब आदमी घर पे आता है शाम को तो वो कान भरने लगते हैं, बंदा कितने दिन सुनेगा, उसको भी शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो वो ऐसे एटमॉस्फेयर खोलने लगता है कि जहाँ पे मेरे पापा मम्मी सुख से रह सकें। मैं पहले भी कहा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन नीयत नहीं है। अच्छे अच्छे घर के लोग भी हमारे आश्रम में हैं, रिक्शा चलाने वाले भी हमारे आश्रम में हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, जो मैंने आज तक सीखा है, ये आप सब मान लीजिए कि रिटर्न टिकट तो सबका कंफर्म्ड है। भगवान राम चले गए तो हम और आप किस चीज के हैं? तो रिटर्न टिकट जब आपका कंफर्म्ड है तो ये आपके ऊपर भगवान ने छोड़ दिया है कि आप उसको सेकंड क्लास में जाते हैं, फर्स्ट क्लास में जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, वो आपके कर्म डिसाइड करेंगे। तो ऐसा कर्म कीजिए, ऐसा काम कीजिए, अगर आपका मुनाफा नहीं हो रहा है, आपका फायदा नहीं हो रहा है, तो कम से कम दूसरे को नुकसान ना हो। बहुत बढ़िया। अब हमारी बात हुई प्रणव शुक्ला जी से, जो अनादि सेवा प्रकल्प को चला रहे हैं यहाँ बहुत अच्छी तरह से। उन्होंने हमें आश्रम से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां दी। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।